हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अगर आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 200 प्लस प्रश्नों को हम लोग 30 से 35 मिनट में कवर करने वाले हैं। पूरी तरह एकदम तबाही की तरह हम लोग क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर करने वाले हैं, नृत्य और घराना को कवर करने वाले हैं, इतिहास को कवर करने वाले हैं, खेल को कवर करेंगे, किताब और उसके लेखक को कवर करेंगे, विज्ञान को कवर करेंगे, करेंट अफेयर को कवर करेंगे और जनजाति को कवर करने वाले हैं, वाद्य यंत्र और उसके वादक को कवर करने वाले हैं, नदी के तट पर प्रमुख शहर और परियोजना को कवर करेंगे, और अंतिम में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर कवर करेंगे। आपको इसमें जो है प्रत्येक जो टॉपिक है इसमें 15 क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, और जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 25 क्वेश्चन मिलेगा। कितना? 25 क्वेश्चन। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या है? महत्वपूर्ण अनुच्छेद को करने वाले हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है 370, जिसे 2019 में जो है हटा दिया गया था। पंचायतें का संबंध कौन सा अनुच्छेद से? तो आर्टिकल 40 का जो संबंध है वो पंचायत से है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिकार से संबंधित है? किस अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 19 होगा। आर्टिकल 19 जो है वो किस अधिकार से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 14 का संबंध है संपत्ति के अधिकार से। संपत्ति के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14, जिसे 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार में डाल दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है और चुनाव आयोग का अगर बात करें कि चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आर्टिकल 324 से संबंधित है चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21A किस अधिकार की बात करता है? 21A अनुच्छेद किस अधिकार की बात करता है? तो ये शिक्षा के अधिकार की बात करता है। किसे? शिक्षा के अधिकार की बात करता है, और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 32 किस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 32 किस अधिकार की गारंटी देता है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार की गारंटी देता है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। क्या चीज? संविधान का आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? तो 51A का संबंध है किससे है? तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से। और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में लिया गया था। और कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था। कितना लिया गया था? टोटल 10 को लिया गया था। 10 मौलिक कर्तव्य को लिया गया था रूस से 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और इसे कहाँ रखा गया? कौन से अनुच्छेद में? तो इसे अनुच्छेद 51A में रखा गया। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 24 का संबंध किससे? अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होगा बलात्श्रम निषेध से संबंधित है। क्या है? बलात्श्रम निषेध से संबंधित है। और अगर पूछे मतदाता की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भाषण की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 में है भाषण की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो 356 का जो संबंध है किससे? तो राष्ट्रपति शासन से है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। यानी कि इसे क्या कहते हैं? तो राजकीय आपात कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकीय आपात कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है?
तो इसका वो जो है 79 नंबर आर्टिकल जो है 79 आर्टिकल, इसमें संसद का उल्लेख है। और राज्यसभा का अगर पूछे, राज्यसभा का अगर पूछे तो 80 में है राज्यसभा। और लोकसभा है कितना में, लोकसभा कितना अनुच्छेद, 81 अनुच्छेद में लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो ये पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। किसे, पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे, अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित है। छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17। अगर पूछे उपाधियों का अंत किस में है, तो उपाधि का अंत कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है, जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीवन के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 का संबंध किससे, अनुच्छेद 29 का संबंध जो वो है सांस्कृतिक अधिकार से। सांस्कृतिक अधिकार से अनुच्छेद 29 का संबंध है। धार्मिक स्वतंत्रता किस में है, ये धार्मिक स्वतंत्रता, ये आपको बताना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 19(1) के ए किस अधिकार की गारंटी देती है। अनुच्छेद 19(1) के ए किस अधिकार की गारंटी देती है, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। किसे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। 368 का संबंध किससे है, तो ये संविधान संशोधन से है। किससे, संविधान संशोधन से। और ये किस देश से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया था, आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 12 किससे संबंधित। अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा से संबंधित है, किसको परिभाषित करता है अनुच्छेद 12, तो ये संबंधित है राज्य से। किससे, राज्य से, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि समाप्त हो चुका है। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक हमारा होने वाला है घराने और नृत्य। क्या, घराने और नृत्य, कौन सा नृत्य किस घराना से संबंधित है, ये वाला टॉपिक हम करने वाले हैं। तो इसमें भी हमारा 15 क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा कहाँ का है, ये पंजाब का है। कहाँ का, पंजाब का भांगड़ा। और एक कौन है, गिद्धा, ये दोनों जो है पंजाब का है। राजस्थान का कौन सा नृत्य है, तो कालबेलिया, आपको ध्यान रखना है, कालबेलिया। अगला क्वेश्चन है गरबा। क्या है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो गरबा जो है वो गुजरात का है। कहाँ का, गुजरात का है गरबा। छऊ जो है, छऊ कहाँ का है, तो ये छऊ पश्चिम बंगाल का कौन सा नृत्य है, छऊ है पश्चिम बंगाल का। और अगर मयूरभंज छऊ पूछे, मयूरभंज छऊ अगर पूछे, तो ये हो जाएगा कहाँ का, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है घूमर। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो घूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। आपको ध्यान रखना है। केरल का कौन सा है, तो केरल का है मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन है लावनी। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो लावनी कहाँ का है, आपको बताना है। लावनी जो है महाराष्ट्र का है। कहाँ का, लावनी महाराष्ट्र का है लावनी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस सत्रिया, सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है, सत्रिया है असम का। कहाँ का है, असम का। और सत्रिया के संस्थापक कौन है, तो ये है शंकर देव। कौन है, शंकर देव, आपको ध्यान रखना है, शंकर देव सत्रिया के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कथकली नृत्य किस राज्य की उत्पत्ति है, कथकली नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ है,
तो कथकली जो उत्पन्न हुआ है वो किस राज्य से हुआ है? तो केरल से हुआ है। कहाँ से? केरल से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यक्षगान, यक्षगान का संबंध किससे? कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंडवानी क्या है? पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंडवानी कहाँ के? छत्तीसगढ़ का है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस घराने की गायिका में आलाप प्रमुख है? आलाप प्रमुख है। किस घराने की गायिका में आलाप प्रमुख है? तो आलाप किस घराने के? तो किराना घराने की जो गायिका होती है उसमें आलाप जो है वो प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयपुर घराने की प्रमुख गायिका शैली क्या है? तो जयपुर घराने की प्रमुख गायिका शैली क्या है? बोलतान। क्या है? बोलतान। अगला क्वेश्चन होने वाला हमारा, तो अगला क्वेश्चन है लखनऊ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो लखनऊ घराना संबंधित है कथक नृत्य शैली से। किससे? कथक नृत्य शैली से। अगला क्वेश्चन है किस घराने का ख्याल गायन में योगदान महत्वपूर्ण है? किस घराने का ख्याल गायन में योगदान महत्वपूर्ण है? तो ग्वालियर घराने का जो है ख्याल गायन में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन है कि पटियाला घराना किस नृत्य शैली की गायिका के लिए प्रसिद्ध है? पटियाला घराना, तो पटियाला संबंधित है ठुमरी के लिए। किसके? ठुमरी गायिका के लिए प्रसिद्ध है पटियाला घराना। अगला क्वेश्चन है कि किराना घराना के प्रमुख गायक कौन थे? किराना घराना के प्रमुख गायक कौन थे? तो ये थे भीमसेन जोशी। कौन थे? भीमसेन जोशी। अगला क्वेश्चन है आगरा घराने के गायक किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? आगरा घराने के, तो ये ख्याल गायक थे आगरा घराने के। अगला क्वेश्चन है, तो ये था नृत्य और घराने से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि समाप्त हो गया। ये जो सारे 15 जो क्वेश्चन थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है, तो अगला टॉपिक क्या है? इतिहास। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला 15 इसमें भी। तो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो ये किया था 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता खोज। राखलदास बनर्जी ने किसका खोज किया था? तो ये किया था मोहनजोदड़ो का खोज। किसका खोज किए थे? तो मोहनजोदड़ो का खोज किए थे राखलदास बनर्जी। और कब किए थे? तो 1922 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया था। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था, तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण को त्यागा था, जिसमें भूखे प्यासे रहकर उसमें जो है भगवान की उपासना किया जाता है, वही विधि थे। और ये कहाँ में किए थे? कर्नाटक में किए थे। कर्नाटक में। और कर्नाटक में भी कहाँ? कर्नाटक के बेलगोला में, जहाँ पर बाहुबली की बहुत एक भव्य मेला लगता है। 12 वर्ष में एक मेला लगता है बाहुबली की कर्नाटक में, श्रवण बेलगोला में। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्यागे थे संलेखना विधि से। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, यानी पृथ्वीराज तृतीय के बीच। और इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे। पृथ्वीराज तृतीय जीते थे। और तराइन की दूसरी लड़ाई जब हुई थी 1192 ईस्वी में, ये लड़ाई भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। लेकिन इसमें जीते जो थे वो जीते थे गौरी। कौन जीते थे? मोहम्मद गौरी जीते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? मुर्शद कुली खां इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इतना डिस्कस नहीं करते, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 200 प्लस प्रश्न है। अगला देखते हैं विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 1858 में अपनाई थी, क्योंकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो ये 7 वर्ष तक चला था। कितने? 7 वर्ष तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आए थे केंद्रीय मतलब मध्य एशिया से आए थे
आर्य भारत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो ये आर्य अवधि में हुआ था। कब? आर्य अवधि में। अगला है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना किया था किसने? ये किए थे चंद्रगुप्त। किसने किया था? चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का दूसरा लड़ाई कब लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। पहला कब लड़ा गया था? 1521 ईस्वी में लड़ा गया था पहला, 1556 में दूसरा, और 1761 में जो है कि तीसरा लड़ाई लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी शासक था अफगानिस्तान का। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। अगला क्वेश्चन है मस्ताना। क्या है? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ये कौन थे? बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा के प्रेयसी थे मस्तानी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो जीता था बख्तियार खिलजी ने। किसने जीता था? बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल में सबसे पहला कारखाना अंग्रेज ने किस शहर में लगाया था? तो ये सूरत में लगाया था। कहाँ लगाया था? सूरत में। और इसका आज्ञा जो दिया था, मतलब ऑर्डर लगाने का आदेश जो दिया था, वो कौन थे? वो थे जहांगीर। कौन दिए थे? जहांगीर। अगला, तो ये थे हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगला जो टॉपिक होने वाला है हमारा खेल होने वाला है। खेल का भी महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस खेल से रणजी ट्रॉफी संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? टेबल टेनिस में 2 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 2 खिलाड़ी होते हैं टेबल टेनिस में। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड्स स्टेडियम किस खेल के से संबंधित? लॉर्ड्स स्टेडियम क्रिकेट खेल से संबंधित है। और ये मैदान कहाँ है? ये इंग्लैंड में मैदान है। कहाँ? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हॉकी का जादूगर कहा जाता था मेजर ध्यानचंद को। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो बैडमिंटन का आविष्कार हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सुब्रोत कप। क्या है? सुब्रोत कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है सुब्रोत कप। और संतोष ट्रॉफी भी आपको ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है कि गोल्फ कितने खिलाड़ी होते हैं गोल्फ में? तो 1 खिलाड़ी होते हैं गोल्फ में। कितने? 1 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो विंबलडन किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस है। टेनिस से संबंधित है विंबलडन। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल के पिता किस देश को कहा जाता है? सॉरी, फुटबॉल का पिता किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल का पिता कहा जाता है वाल्टर कैंप को। किसे? वाल्टर कैंप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिकेट का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। और एक किसका हुआ था? तो बैडमिंटन का हुआ था। आपको ध्यान रखना, बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप। क्या? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप, तो ये हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। अगला क्वेश्चन फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? फीफा विश्व कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है फीफा विश्व कप। अगला है अब कबड्डी का आविष्कार किस देश में हुआ था? कबड्डी का आविष्कार हुआ था अपने भारत में। कहाँ? भारत में। अगला क्वेश्चन है शतरंज के पिता किसे कहा जाता है? शतरंज का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है विलियम स्टीनिट्स को। किसे? विलियम स्टीनिट्स को कहा जाता है शतरंज का पिता। तो ये था हमारा खेल का महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है महत्वपूर्ण किताब। क्या होने वाला है? महत्वपूर्ण किताब और उसके लेखक। तो पहला क्वेश्चन है हमारा
कि पहला इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की खोज पुस्तक किसने लिखा है? लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन है? इंडिया स्ट्रगल। क्या है? इंडिया स्ट्रगल। अगला हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है अनहिलेशन ऑफ कास्ट, अनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक को किसने लिखा है? तो लिखा है बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर ने लिखा अनहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा है? लिखा सही आंसर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला है कि मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है? मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है? सरोजिनी नायडू की आत्मकथा है मेरी कहानी। सत्य के साथ प्रयोग के लेखक कौन है? यह महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगला है गीतांजलि किसने लिखा है? गीतांजलि के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है अनुभव पुस्तक किसने लिखा है? अनुभव पुस्तक के लेखक है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा अनुभव पुस्तक के लेखक। हमारी आज़ादी का संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? हमारी आज़ादी के संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? यह सुभाष चंद्र बोस। आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्या? आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हमारी आज़ादी के संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अनहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? बी आर अम्बेडकर ने लिखा है अनहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला है बाबरनामा किसने लिखा है? बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है और बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा यानी ऑटोबायोग्राफी है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बाबरनामा। अगला क्वेश्चन है तारीख फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन वर्नी की है। जियाउद्दीन वर्नी की है। अगला क्वेश्चन है राय तरंगिणी के लेखक कौन है? राय तरंगिणी के कल्हन है और इसमें जम्मू कश्मीर का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? जम्मू एंड कश्मीर का। अगला पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, जिसका अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम था क्या था? विष्णुगुप्त था और कौटिल्य था। क्या? ये आपको ध्यान रखना। विष्णुगुप्त और कौटिल्य किसका उपनाम था? तो चाणक्य का ही नाम था। यह था महत्वपूर्ण 15 किताबें जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण जनजाति। क्या है? महत्वपूर्ण जनजाति यानी ट्राइब्स। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ट्राइब्स का कि संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो संथाल पाया जाता है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में पाया जाता है। मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाता है संथाल। भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो निवास करती है राजस्थान में भील। अगला टोडा जनजाति कहाँ निवास करते? टोडा तमिलनाडु में निवास करते। कहाँ? तमिलनाडु में। गोंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो गोंड पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति के पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है? भील जनजाति के पारंपरिक नृत्य का नाम है गेर। क्या है? गेर। आगे है कि जारवा जनजाति किस राज्य या संघ क्षेत्र में पाई जाती है? जारवा जनजाति तो ये अंडमान और निकोबार में पाया जाता है जारवा जनजाति। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो कौन है? सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। मिजो जनजाति किस राज्य की है? तो मिजो जनजाति मिजोरम। मिजो से मिजोरम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। कहाँ? असम में। अगला है
बंजारा जनजाति किस के लिए जानी जाती है? बंजारा जनजाति तो व्यापार के लिए जाने जाते बंजारा जनजाति। अगला है नागा जनजाति। नागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। नागा से नागालैंड याद रखना है, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है कि गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति। अगला है कि भील जनजाति का पारंपरिक त्योहार क्या है? भील जनजाति का पारंपरिक त्योहार क्या है? तो भगोरिया जो है भील जनजाति का प्रमुख त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है। भगोरिया से भील याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धि जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सिद्धि जनजाति गुजरात में पाई जाती है। कहाँ? गुजरात में पाई जाती है। अगला है हो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? हो जनजाति तो हो जनजाति झारखंड में पाई जाती है। कहाँ? झारखंड में मुख्य रूप से निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि सेंटिनली जनजाति क्या है? सेंटिनली जनजाति किस द्वीप पर पाई जाती है? सेंटिनली जनजाति पाया जाता है उत्तर सेंटिनल द्वीप पर। कहाँ? उत्तर सेंटिनल द्वीप पर पाया जाता है सेंटिनली जनजाति। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 जनजाति से संबंधित क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला है वाद्य यंत्र और उसके वादक, इंस्ट्रूमेंट। अगला तो पहला क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। अगला है कि पंडित रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? पंडित रविशंकर का नाम तो ये भी सितार वादक है। क्या है? सितार वादक। आगे है कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? अमजद अली खान का संबंध किससे? सरोद से अमजद अली खान का संबंध। आगे है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। क्या है? शहनाई वादक। अगला पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक। अगला है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन है तबला वादक। क्या है? तबला वादक। अगला भीमसेन जोशी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमसेन जोशी जो है वो गायक है। क्या है? गायक, गायन। अगला है बीजी जोग। क्या है? बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बीजी जोग ये प्रसिद्ध है वायलिन वादक है बीजी जोग। क्या है? वायलिन वादक। आगे क्वेश्चन है हमारा कि अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? अल्लाह रखा खान तो ये है तबला वादक। और एक कौन है? जाकिर हुसैन भी तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? एल सुब्रमण्यम तो ये वायलिन वादक है। क्या है? वायलिन वादक। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? श्रीनिवास बीना वादक है श्रीनिवास, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र के से जुड़े हैं? पंडित राम नारायण तो ये सारंगी से जुड़े हैं। किससे? सारंगी से पंडित राम नारायण। अगला क्वेश्चन है निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? निखिल बनर्जी तो ये है सितार वादक। निखिल बनर्जी के हैं सितार वादक। अगला क्वेश्चन है उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद विलायत खान तो ये सितार वादक है। उस्ताद विलायत खान जो है वो क्या है? सितार वादक। अगला है पंडित जसराज किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है पंडित जसराज? तो ये गायन में प्रसिद्ध है। किसमें? गायन में यानी सिंगिंग में। सिंगिंग में प्रसिद्ध है जसराज। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण 15 वाद्य यंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है नदियों के किनारे बसे हुए शहर। नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। किस किनारे? यमुना नदी के किनारे है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना है गंगा नदी के किनारे। किसके? गंगा नदी के किनारे है पटना। अगला क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे और हुगली नदी पर ही क्या है? हावड़ा ब्रिज है।
अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती के किनारे, और ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। क्या है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। आगे कानपुर किस नदी के किनारे है? कानपुर है गंगा नदी के किनारे है कानपुर। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है नागार्जुन पनबिजली परियोजना। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध यानी सरदार सरोवर पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो यह है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर पनबिजली परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल पनबिजली परियोजना किस नदी पर? भाखड़ा नंगल, यह है सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल। आगे सलाल पनबिजली परियोजना, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है सलाल पनबिजली परियोजना। शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना, शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है कावेरी नदी पर। किस पर है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है टिहरी, टिहरी पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? टिहरी पनबिजली परियोजना भागीरथी नदी पर है। किस पर? भागीरथी नदी पर। आगे है रिहंद पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? रिहंद पनबिजली परियोजना, तो ये रिहंद नदी पर है। किस पर? रिहंद नदी पर। आगे है नदियों के किनारे बसे हुए शहर से जो भी 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे कवर करा दिए गए। और अगला टॉपिक हमारा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी साइंस को देखने वाले हैं। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहला है कि गन मेटल, क्या है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल में क्या होता है? तो कॉपर, टिन और जिंक होता है, यानी कि Cu प्लस Zn प्लस Sn, क्या है? गन मेटल का। आगे है कि बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो बेरी होता है विटामिन B1 के कमी के कारण। किस? विटामिन B1 के कमी के कारण। अगला है निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंग आत्म हत्या की थैली में के रूप में जाना जाता है? आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को जानते हैं आत्महत्या थैली के रूप में। और अगर पूछे पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी सूत्र कणिका को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। आपको पूछा आत्मघाती थैली, तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन से सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु जो है कि जिम्मेदार है? तो वो कौन है? राइजोबियम। राइजोबियम। अगला है ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है। क्या है? ग्राफीन कार्बन का अपरूप है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी में सबसे समृद्ध है, यानी सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है, आंवला में, गाजर में, या सोया दूध में? किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, क्योंकि यह खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। और खट्टे में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन सी, और विटामिन सी को ही कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। चैडविक किसका खोज किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक। और रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? तो नाभिक, यानी न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। और गोल्ड स्टील किसका खोज किया था? तो प्रोटॉन का खोज। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्ड स्टील। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण जो किया था वो किया था किसने? रदरफोर्ड। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा की एसआई इकाई का नाम क्या है? निम्नलिखित में से किस मात्रा की एसआई इकाई का नाम पास्कल के नाम पर रखा गया है? तो पास्कल किसका यूनिट होता है? आप सभी को पता है कि दबाव का यूनिट होता है, यानी कि दाब का यूनिट होता है पास्कल, तो इसी के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में केंद्रक के अलावा डीएनए
केंद्रक के अलावा डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में केंद्रक के अलावा डीएनए होता है? तो ये कौन सा कोशिकांग होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के अलावा डीएनए भी पाया जाता है। अगला है, पानी में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से पानी में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कैंसर के लिए जिम्मेदार है? पानी में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो वो कौन सा है? आर्सेनिक। आर्सेनिक के कारण क्या होता है? कैंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होता है? लेंस की क्षमता का यूनिट होता है डायऑप्टर। क्या होता है? डायऑप्टर। आपको ध्यान रखना है। वाट किसका होता है? और जूल किसका? जूल तो होता है कार्य का। किसका होता है? कार्य। और ऊर्जा का होता है जूल। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। और शक्ति का वाट होता है। किसका? शक्ति का जो है वाट होता है। अगला क्वेश्चन है आगे हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से? क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस ने किया था क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार। अगला है, पोषण के सुपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक होता है? पोषण के सुपोषी रूप के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो क्लोरोफिल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश, ये सभी जिम्मेदार होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से जो एक बानर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बानर नहीं है? तो लंगूर जो है ये बानर नहीं है, बानर की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है? निम्नलिखित में कौन से हार्मोन का हृदय पर उत्तेजक यानी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन का जो हृदय पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो विज्ञान के ये थे हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है करंट अफेयर। क्या है? महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसमें भी हम लोग 15 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सुमित नागल सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी ने सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है? तो टाटा ग्रुप जो है वो सबसे मूल्यवान ब्रांड है। अगला, निम्नलिखित में से किसने 9वें T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो 9वें T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता और किसे? साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता। किसे? साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोहित शर्मा, विराट कोहली और किस भारतीय दिग्गज खिलाड़ी ने हाल ही में T20 क्रिकेटर से संन्यास ले लिया? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली के अलावा कौन? रविंद्र जडेजा ने भी T20 से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एंटोनियो कोस्टा को जो है यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? एंटोनियो कोस्टा को। अगला है कि मोइदम किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की 43वीं हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया? मोइदम किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की 43वें हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया? कहाँ है मोइदम? तो ये कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में है मोइदम, जिसे 43वां वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय किस शहर में शुरू किया गया? भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय किस शहर में शुरू किया गया? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया। कहाँ? दिल्ली में शुरू किया गया भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? तो प्रीति सूदन को चुना। किसे? प्रीति सूदन को चुना नए अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो असम राइफल्स के नए AR के नए महानिदेशक कौन है? तो वह है विकास लेखरा। कौन है? विकास लेखरा। अगला है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF
हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीमा सुरक्षा बल का नया निदेशक कौन बना? तो ये बना दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी बना है सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मिशन के लिए प्राथमिक गगन यात्री के रूप में चुना है? निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मिशन के लिए प्राथमिक गगन यात्री के रूप में चुना है? तो वो कौन है? शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बन गए हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के रेफरी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए? ये बन गए कबिलन साई अशोक। कौन? कबिलन साई अशोक बन गए सबसे कम उम्र के रेफरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय टीम का ध्वजवाहक चुना गया था? तो समापन समारोह, पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे? तो मनु भाकर जो थे, मनु भाकर जो हरियाणा से बिलोंग करती है वो थी समापन समारोह के ध्वजवाहक, और इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कितने? 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो भारत का पहला राज्य बन गया नागालैंड। कौन बन गया? नागालैंड आपदा प्रबंधन कराने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया? तो हरियाणा जो है वो MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो भी था, 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर, वो समाप्त हो चुका है। अगला टॉपिक है हमारा, तो अगला है हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करने वाले। कितना? 25 क्वेश्चन। अगला तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मूर देश के यात्री इब्न बतूता, मूर या मोरक्को देश था, मोरक्को या मूर याद रखिएगा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इसने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो रहेला पुस्तक लिखा था। कौन? रहेला पुस्तक को लिखा था इब्न बतूता ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? BD सावरकर। कौन थे? BD सावरकर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना कौन है? तो ये है अजंता और एलोरा की गुफा, और ये दोनों कहाँ? तो ये दोनों है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है एलोरा और अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है कि लोक नृत्य और राज्यों के युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बताना है। तो झूमर हरियाणा का नहीं, झूमर कहाँ का है? यह है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का है झूमर। आपको ध्यान रखना है राजस्थान का झूमर। बाकी तमाशा महाराष्ट्र का, कजरी उत्तर प्रदेश का, और बाउल जो है वो पश्चिम बंगाल का है। लेकिन राउफ अगर पूछे राउफ कहाँ का है, तो ये है जम्मू कश्मीर का। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस के लेखक। विशाख दत्त कौटिल्य के कौन पुस्तक के लेखक है? तो ये है अर्थशास्त्र के लेखक। किसके? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितने? अस्थायी सदस्य है 5। 5 कौन कौन सा है? तो USA है, चाइना है, रूस है। कौन है? रूस यानी रसिया। अगला है जर्मनी और फ्रांस है। जर्मनी है और जापान है। कौन है? जापान। आपको ध्यान रखना है 5। और अगर पूछे वो अस्थायी सदस्य कितना है, तो वो अस्थायी सदस्य 10 है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध कहाँ है?
तो हीराकुंड बांध कहाँ है? असम में है हीराकुंड बांध। अगला है निम्नलिखित में से किस दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कब? 25 नवंबर को। कब? 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। कब? 21 जून को। अगला, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था, दूसरी पंचवर्षीय वो था महालनोबिस मॉडल पर आधारित। अगला क्वेश्चन है कि फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो यह आया था वेनसोंग। कौन आया था? वेनसोंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। अगला क्वेश्चन है कि सती वन संबंधित है। सती वन का संबंध किससे? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है सती वन का संबंध। अगला है पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, और ये किसके बीच हुआ था? तो मराठा, किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था तीसरा युद्ध। कब हुआ था? 1761 में। 1556 में कब हुआ? 1556 में सेकेंड पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। अगला है झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थान है वेरीनाग झील। कहाँ है? वेरीनाग झील। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब हुआ? बीएसएफ का गठन 1965 ईस्वी में हुआ बीएसएफ का गठन। अगला है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? तो गोबी जो है, गोबी विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। और गोबी कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। कहाँ? चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। आपको ध्यान रखना, चीन और मंगोलिया की सीमा पर है गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को जो है मसालों का प्रदेश कहा जाता है। किसको? केरल को। अगला है कि गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो गोवा की मुक्ति कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। कब? 1961 ईस्वी में गोवा की मुक्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी कहाँ है? तो बोत्सवाना में है। कहाँ? बोत्सवाना में। आगे है शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था? शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था? तो मथुरा में जो है मठ स्थापित नहीं किए थे शंकराचार्य। अगला है कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद, स्वामी रामानंद के शिष्य थे कबीर। कौन थे? स्वामी रामानंद के शिष्य थे कबीर। अगला है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास उजला होता है। क्या होता है? कपास उजला, और इसके लिए हमें काली मिट्टी की जरूरत होती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की जरूरत होती है। अगला है अंतारा। अंतारा किस देश का समाचार एजेंसी है? अंतारा, तो अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। कहाँ की? इंडोनेशिया की। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल क्या था? तो वो था स्नानागार, और वो भी था विशाल स्नानागार। क्या था? विशाल स्नानागार। अगला है आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। अगर पूछे सुल्तानपुर कहाँ है? सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य तो हरियाणा में है। वाल्मीकि अगर पूछे तो वाल्मीकि बिहार में है। और महावीर स्वामी अगर पूछे, महावीर तो कहाँ है? महावीर गोवा में है। कहाँ? गोवा में। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों और ग्रुप्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।